क्रांति और यूनानी क्रांति। यह एपिसोड नंबर 4 होगा, क्लास 10th का एपिसोड नंबर 4। ठीक है। सो इसमें 2 क्रांति हम लोग को देखना है मेनली, जुलाई क्रांति 1830 और यूनानी क्रांति कह सकते हो 1821 से 1830 तक। तो सबसे पहले उसके लिए एक लाइन है कि यूरोप जो था, आपको पता है यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा है हमारा चैप्टर, तो इसमें हम यूरोप की बात करेंगे। तो यूरोप के अनेक इलाकों में जो उदारवाद थे, उनको जो है ना राष्ट्रवाद की जो क्रांति हो रही है उनसे जोड़ के उनको देखा जाता था। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रांति का मतलब है कि उदारवाद कर रहे हैं। ठीक है। और उदारवाद कौन थे? मध्यवर्गीय लोग। मध्यवर्गीय लोग कौन थे? आपको पता है व्यापारी लोग थे, उसमें बड़े बड़े उद्योगपति लोग थे, समाज से सेवा क्षेत्र के लोग थे, तो उनको वो थे मध्यवर्गीय, वही थे उदारवादी। तो जुलाई क्रांति 1830, तो चलो इससे थोड़ा पृष्ठभूमि को हम याद करते हैं। आपको पता है कि नेपोलियन को 1815 में हटाता है, तो उसके बाद 1815 में पुनः इस क्रांति के बाद 1815 क्रांति के बाद बुर्बो राजवंश स्थापित हो जाता है। ठीक है। और राजा बनता है चार्ल्स 10, और ये क्या करता है? कुलीन के हितों में काम करता है। तो कुलीन के हितों में इसी की वजह से इस जो क्रांति हुई थी 1815 क्रांति, नेपोलियन को हराने के लिए पर्सा, ऑस्ट्रिया और बहुत सारे कंट्रियों ने मिलकर किया था। तो फिर राजा ने क्या किया, चार्ल्स 10 ने क्या किया कि कुलीन के हितों की रक्षा के नाम पर उन्होंने क्या किया, कहा कि क्रांति के दौरान जो उनकी आर्थिक क्षतिपूर्ति हुई है उसकी भरपाई के लिए वह एक बड़ा रकम दे दिया। किसको? कुलीन वर्ग को। तो आप देख सकते हो भाई, सिर्फ ऐसा तो नहीं सिर्फ कुलीन वर्ग की हत्या हुई चाहे उनकी क्षति हुई। ठीक है। तो जो 1815 की लड़ाई हुई तो उसमें तो और भी लोगों की क्षति हुई थी, तो उन्हें भी देना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुलीन वर्ग का हित साधा, कुलीन वर्ग के हित में हमेशा काम किया। तो उन्होंने उसके नाम पे क्षतिपूर्ति के भरपाई के नाम पे कुलीन वर्ग को बहुत सी बड़ी रकम उनको दे दिया। तो यहाँ से क्या दिखता है, कहीं ना कहीं चार्ल्स 10 कुलीन के लिए काम कर रहा है, कुलीन वर्ग का नियंत्रण चार्ल्स 10 पे है। ठीक है। फिर चार्ल्स ने जुलाई में क्या करता है, 4 अध्यादेश जारी करता है। क्या क्या लाता है उसमें? कि प्रतिनिधि सभा जो होता है उसे भंग कर देता है, कि अब कोई तरह का प्रतिनिधि सभा नहीं होगी, कोई भी इलेक्टेड मेंबर यहाँ पे जनता के द्वारा नहीं आएंगे, ये हमारा राज चलेगा। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, मताधिकार सीमित कर दिया जाता है, सभा की अवधि घटा दी जाती है। अब आप समझ सकते हो आम जनता इसके बावजूद क्या कर सकती है, तो क्रांति करेगी। इसी के विरुद्ध अब इस अध्यादेश जब जारी हुई तो इसके विरोध में अब बहुत सारे कह सकते हो आप कि आंदोलन छिड़ने लगा। तो अध्यादेश के पारित होने के उपरांत जुलाई 1830 में क्या होता है, जो उदारवादी होते हैं और विद्यार्थी और अवकाश प्राप्त सैनिक जो होते हैं और उनके साथ साथ मजदूर सभी क्रांति मार्ग पे आ जाते हैं, जिसको जुलाई की क्रांति कहा जाता है। तो 1830 में ये होता है। ठीक है। अब देखो, चार्ल्स 10 आपको पता होगा इस सिंहासन पे बैठा था 1815 के बाद, कह सकते हो 1824 में। 1815 में चार्ल्स नेपोलियन बोनापार्ट को हटाया जाता है और बुर्बो वंश की स्थापना की जाती है। 1824 वहाँ पे राजगद्दी पे चार्ल्स 10 आता है। ऐसा नहीं कि 1815 में हुआ 1815 में बैठा दिया गया। तो चार्ल्स 10 जो है, इस क्रांति की वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, सिंहासन को त्याग कर इंग्लैंड भागना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे पुनः संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो। यहाँ पे राजा था, लेकिन अब क्या हो रहा था, संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर वह भी नियंत्रण में नहीं रहा। तो राजा स्थापित किया गया और राजा बनाया गया लुई फिलिप को, कि भाई साहब आप राजा रहेंगे लेकिन संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन लुई फिलिप भी 18 साल रहता है, उसके बाद इसको भी राजगद्दी छोड़ना पड़ता है। तो वो कौन था? मीटरनिख वियना सम्मेलन के अध्यक्ष थे, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ठीक है। वह कहते हैं कि जब भी फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी का जुकाम होता है। इसका कहने का मतलब ये था कि अब देखना भाई साहब, फ्रांस में ये जो हलचलें हुई हैं, जिसकी वजह से यूरोप की और भी सब देशों में ये हलचलें उत्पन्न होगी, तो थोड़ा सावधान हो जाओ। ठीक है। फिर जुलाई क्रांति के पश्चात क्या होता है, इनका बात सिद्ध हो जाता है कि जुलाई क्रांति होता है, उसी के पश्चात ब्रुसेल्स बेल्जियम सत्ता की साझेदारी, आपको याद आ रहा होगा पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क जाता है। ठीक है। जिसके फलस्वरूप ब्रुसेल्स जो होता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो जाता है। तो इनका बात क्या हुआ, सत्य हुआ कि फ्रांस सीखा, उसके बाद ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ और ब्रुसेल्स जो है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है, यानी कि पृथक हो जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे यूनानी क्रांति।
थोड़ा इसको अच्छे से समझना आप। यूनान क्रांति जो कि 1821 में होता है, 21 से लेके 30 तक मान सकते हो, 1830 तक। तो इसका हिस्ट्री देखें तो 15वीं शताब्दी में यूनान जो है ओटोमन साम्राज्य का अंग होता है। ओटोमन साम्राज्य जो है या मुस्लिम साम्राज्य, जिस तरह हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य था उसी तरह से, ठीक है। तो यूनान में स्वतंत्रता के लिए जो क्रांति और संघर्ष शुरू होता है 1821 में होता है। और वहाँ के जो कवि हैं और वहाँ के जो कलाकार हैं वह कहते हैं कि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा करते हैं। वह ये क्या हुआ, कहने का मतलब इनका ये कहना था जो कि यूरोप का सभ्यता है वह कहाँ से पालना, यानी पालन मतलब होता है बच्चों को बिठा के जो झूले झुलाते हैं बचपन में, तो कहने का मतलब यह वहीं से शुरुआत हुआ है। जो यूरोप की सभ्यता है वह शुरुआत कहाँ से हुआ है, यूनान से हुआ। यहीं से जन्म लिया था यूरोप की सभ्यता, कहाँ से, यूनान से। कौन कहते हैं, यूनान के कवियों और कलाकार, ठीक है। और उसके बाद देखो जो मुस्लिम साम्राज्य था इसके विरोध में, इसके संघर्ष में जनमत संग्रह किया जाता है। और एक नाम होता है लॉर्ड बायरन, ठीक है। लॉर्ड बायरन जो होते हैं वह धन एकत्रित करते हैं, किस लिए, ताकि ये ओटोमन साम्राज्य से लड़ा जाए और जीता जाए, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। उसके बाद 1800 लॉर्ड बायरन जो होते हैं 1824 में इनको बुखार लगता है, ज्वर से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1824 में। उसके बाद देखते हैं, लेकिन अंततः संघर्ष चलते रहता है। और 1832 में जो होता है कुस्तुनिया में एक संधि होता है, किसका, ओटोमन साम्राज्य और यूनान के जो भी लीडर होंगे, अग्रिम जो भी होंगे, उनके बीच संधि होता है। उसके बाद यूनान को आज़ाद राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, इनको स्वतंत्रता मिल जाती है। यानी कब हो गया, 1832 में जाके स्वतंत्र होता है। भी अहम भूमिका निभाती है, कौन, राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए संस्कृति भी अहम भूमिका निभाती है। तो देखो कला, काव्य, कहानी, किस्से, संगीत ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत करने के लिए और व्यक्त करने में बहुत ज़्यादा योगदान निभाया, ठीक है। तो एक टर्म आता है रोमनीवाद। तो रोमनीवाद क्या है, ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन जो एक विशेष तरह का राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। तो उन्हीं कलाकार जो थे और वहाँ के जो कवियाँ थे, ठीक है, जो कवि लिखा करते थे, वह कहते हैं कि हमें भाई साहब तर्क वितर्क मत सिखाओ, हमें विज्ञान की महिमा मंडल मत सिखाओ, यानी कि इन दोनों की आलोचना करते हैं, ठीक है। इनका ये कहना है कि राष्ट्रवादी भावना जो है तर्क वितर्क से कभी नहीं उत्पन्न होता। इनका ये कहना है कि राष्ट्रवादी भावना के लिए विज्ञान की महामंडल की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए संस्कृति भी चाहिए, काव्य भी चाहिए, कहानियाँ भी चाहिए, किस्से भी चाहिए, ठीक है। इसी बीच में एक आते हैं जिनका नाम होता है योहान गॉटफ्रीड, ठीक है, जो कि एक होते हैं रोमानी चिंतक होते हैं और जर्मनी दार्शनिक भी होते हैं, ठीक है। इनका कहना था कि जो सच्ची जर्मनी है, ठीक है, वो सच्ची जर्मनी की जो संस्कृति है यहाँ के आम आदमी में निहित है। और एक और स्टेटमेंट ये देते हैं कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र की सच्ची आत्मा जो है लोकगीत, जनकाव्य, लोकनृत्य से झलकती है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा हम अगर बात करें तो यूरोप में ही पोलैंड आता है। तो पोलैंड स्वतंत्र नहीं था, आपको पता है 1815 में जब नेपोलियन हारता है तो उसको पोलैंड को विभाजित कर दिया जाता है। तो पोलैंड के बारे में अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी में पोलैंड जो होता है वह क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, यानी कि विभाजन हो जाता है। उसको कौन करता है, तो विभाजन करता है रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया ने ये क्या करता है 1815 में इसको विभाजित कर देता है। लेकिन यहाँ पे विभाजन के बाद भी यहाँ की जो गीत है, यहाँ की जो संगीत है, यहाँ की जो भाषा है, उनके माध्यम से राष्ट्रीय भावना जीवित रखा गया, ठीक है। तो पोलैंड तो विभाजित हो गया था, ठीक है, रूस को दे दिया गया था और भी कंट्री को दे दिया गया था जो 1815 में थे। लेकिन वहाँ के लोग विभाजित होते हुए भी वहाँ राष्ट्रवाद भावना जो है वह जीवित था, किस माध्यम से, गीत, संगीत और भाषा के माध्यम से, ठीक है। अब देखो भाषा भी राष्ट्रीय भावनाओं को विकास करने में अहम भूमिका निभाया। रूसी नियंत्रण में जो पोलैंड था वहाँ पे क्या किया गया, कहा कि भाई साहब जो पोलैंड की भाषा है पोलिश, उसको अब आप लोग स्कूल में या अन्य जगह पे यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, तो रूसी भाषा का करेंगे। रूसी का नियंत्रण हो गया तो कहा रूसी भाषा यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे आशा लिखा गया, यहाँ पे भाषा होगा, ठीक है, इसको चेंज कर लेना। यानी रूसी नियंत्रण के बाद पोलैंड में जो पोलिश भाषा था उसको स्कूल और अन्य जगह से हटाकर रूसी भाषा को थोप दी गई। 1831 में क्या किया जाता है,
रूस के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भी किया जाता है जिसको कुचल दी जाती है। तो ये सशस्त्र विद्रोह कौन किए होंगे भाई? सिंपल बात है, पोलैंड के लोग किए होंगे। ठीक है, सशस्त्र मतलब विद्रोह करने का मतलब ये है हथियार से किए थे। उसके बाद देखो, इससे नहीं होगा, जब इनका जो विद्रोह कुचल दिया गया तो ये क्या करते हैं, चर्च में आयोजन करते हैं संपूर्ण धार्मिक शिक्षा के लिए, पॉलिश भाषा का यूज़ करते हैं उसमें। और पॉलिश भाषा का यूज़ तो मना होता है, रूसी नियंत्रण होता है, पॉलिश भाषा का यूज जो है मना होता है। तो मना होने के उपरांत भी अगर आप पॉलिश भाषा यूज़ करते हो तो क्या हो सकता है, आपको जेल हो सकता है। वही हो गया। तो वही होने का मतलब है कि भारी संख्या में पादरी और विशेष लोगों को जो और भी विसापो, ये कोई एक कह सकते हो कम्युनिटी टाइप में है, जैसे पादरी कम्युनिटी टाइप में है ना, उसी तरह से। ठीक है, इनको जेल भेज दिया जाता है। कहाँ भेजा जाता है? साइरेबियन जेल भेजा जाता है। और उसके बाद और इसका कारण आपको पता चल गया कि रूसी भाषा का ये विरोध कर रहे थे। ठीक है, प्रचार के लिए मना कर रहे थे, या अपने भाषा को उत्तेजित कर रहे थे, मतलब उत्साहित कर रहे थे, लोगों में प्रचार कर रहे थे कि पॉलिश भाषा ही बोलो, अपनी मातृभाषा पॉलिश है, रूसी नहीं है। ठीक है, फिर रूस के प्रभुत्व के विरोध में संघर्ष के प्रतीक में जो है अब पॉलिश भाषा जो है लोगों के द्वारा देखा जाने लगा। ठीक है, अब जो रूस का जो संघर्ष है वह भाषा के आधार पे देखा जाने लगा कि भाई साहब ये रूस का जो हम विरोध कर रहे हैं वो पॉलिश भाषा के एस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मातृभाषा क्या है? पॉलिश है। चलो, इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद है, हाँ इसमें और भी है, यह है आपका भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। यूरोप के 1830 के दशक में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो क्या क्या कठिनाई था? जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, बेरोजगारी उत्पन्न हुआ था। तीसरा, ग्रामीण इलाकों में लोग जो है वहाँ से शहर जाना शुरू कर दिए। ठीक है, अब समझ सकते हो बेरोजगारी होगा तो लोग शहर की ओर मूव करेंगे ही। नगरों जो लघु उत्पाद थे, ठीक है, उनको बहुत ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी इंग्लैंड की बनी हुई मशीन के कपड़ों से, क्योंकि अब समझ सकते हो मशीन इंग्लैंड में मशीन से बन रहा है और नगरों में छोटे घरों में छोटे मशीनाकृत अपेक्षाकृत कम, ठीक है, अपेक्षाकृत कम छोटे मशीन पे जो है ना उत्पादन किया जा रहा था कपड़ों के, लेकिन इंग्लैंड में बड़े बड़े मशीन लगाए हुए थे। तो इन दोनों प्रतिस्पर्धा तो होगी। अगर हम मान लो कि हम हाथ से कपड़ा बुनते हैं और आप मशीन से बना रहे हो तो हमें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। जो मशीन से बनता है वो तो सस्ता होता है। पाँचवा, जो कृषक हैं वह सीमांती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे थे। सीमांती शुल्क किसानों को देना पड़ रहा था, अपने घर की जिम्मेदारियों के बोझ के जो है तले जो है दबे हुए थे। तो ये सब जो है कठिनाइयाँ थी यूरोप के 1830 का। अब देखो, फसल नष्ट होने से क्या होता था, शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाता था, जिससे क्या होता था, खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि होता था। अब मान लो खाने वाला 100 आदमी है और 1000 आदमी है और खाने वाला चीज़ 10 है, तो दाम तो वृद्धि होगा ही। ठीक है, अब देखो आगे 1845 में क्या होता है, सिलसिलिया, जो ये सिलेसिया है, सॉरी सिलेसिया लिखा हुआ है, जो सिलेसिया है यह परसा का जगह है। वहाँ के जो बुनकर होते हैं अपने ठेकेदारों के विरुद्ध क्या करते हैं, विरोध छेड़ देते हैं। क्यों छेड़ते हैं? क्योंकि ये अपने ठेकेदार से कच्चा माल लेते हैं और इनको निर्मित करके कपड़ा पुनः देते हैं ठेकेदारों को, लेकिन इनको जो है कम, बहुत ही कम कीमत मिलता है, जिसकी वजह से यह क्या करते हैं, अपने ठेकेदारों के विरोधी विरोध छेड़ देते हैं। तो 4 जून 1845 को यह क्या करते हैं, ये जितने भी बुनकरें होते हैं एक भीड़ अपने घर से निकलता है और 2 कतार यानी रोड के दोनों साइड से कतार चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद यह क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और विरोध करने के साथ साथ यह प्रदर्शन करते हैं और अपनी कुछ मांग भी रखते हैं। और इस विरोध के क्रम में आप बता दें कि बहुत सारे फर्नीचर तोड़ा जाता है, खिड़कियाँ तोड़ा, ज़बरदस्ती ठेकेदारों के घर में यह घुस जाते हैं। चीनी मिट्टी की बनी हुई नाफिस चीज़ें जो भी होती है वो तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जो भंडारगिरी होता है उसमें घुस के कपड़े के भंडार को लूट लिया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे कपड़े को जला दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि जो सिलेसिया का जो बुनकर हैं वह अपने ही ठेकेदार के विरुद्ध जो विरोध छेड़ते हैं और उसके बाद यह कुछ मांग करते हैं। उनका मांग होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मजदूरी दिया जाए। ठीक है, कि पेरिस के जो लोग हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं कि उनको जब फील होता है कि भाई साहब हमारे यहाँ भी खाद्य पदार्थ का अभाव है और बेरोजगारी का भी अभाव है, तो ये भी क्या करते हैं, कई स्थानों पे आंदोलन छेड़ देते हैं, आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। इसी के साथ
लुई फिलिप जो है उसे भागना पड़ता है। आपने देखा कि एक जमाना था कि 1830 में चार्ल्स दसम को भागना पड़ा, फिर संवैधानिक राजतंत्र आया, लुई फिलिप आया, फिर भी कंडीशन सुधरा नहीं, फिर इनके विरुद्ध भी आंदोलन छेड़ती है और उसके बाद लुई फिलिप को भी भागना पड़ता है। और उसके साथ साथ राष्ट्रसभा जो होती है एक गणतंत्र का ऐलान करता है। उसी गणतंत्र के साथ कई बदलावें होते हैं। तो क्या बदलाव होता है कि 21 वर्ष से बड़े जो भी पुरुष हैं सभी पुरुष को मताधिकार का जो अधिकार है वह प्रदान होता है। दूसरा है काम के अधिकार की गारंटी मिलती है। तीसरा है राष्ट्रीय कारखानों को स्थापित किया जाता है। अब 1848 के उदारवादियों की क्रांति को समझते हैं। एक तरफ जहाँ यूरोप देश में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी के कारण किसान आंदोलन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शिक्षित समुदाय यूरोपीय देशों में क्या कर रहे थे, एक तरफ क्रांति कर रहे थे। कहाँ? 1848 में। तो ये शिक्षित समुदाय कौन थे? ये शिक्षित समुदाय जो थे वह मध्यवर्गीय लोग थे। और ये मध्यवर्गीय लोग में कौन आते थे? उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र में काम कर रहे लोग। तो इसी की वजह से क्या हुआ था, आपको मैंने पीछे पेज में बताया कि 1848 यानी फरवरी 1848 को लुई फिलिप को अपना गद्दी छोड़ना पड़ गया। छोड़ने के लिए उन्हें बेबस किया गया, बेबस करके उन्हें भागना पड़ा, उन्हें हटाना पड़ा। और इन्हीं के साथ जो क्रांति था उनका कुछ मांग था, उन क्रांति चल रही थी, उनका मांग था कि जो राष्ट्र है वह संसदीय प्रणाली पर आधारित हो, प्रेस को आज़ादी मिले और राज्य में जो है ना संविधान जो है वो प्रमुख हो, यानी कुछ भी रूल रेगुलेशन चले वह संविधान में इंगित हो और सभी लोग यहाँ के लोग द्वारा संविधान बनाया जाए और इसी संविधान के द्वारा राज्य को चलाया जाए। ठीक है, अब देखो, तो आपने ये देख लिया फ्रांस में, और दूसरी तरफ और भी कंट्री थी जो कि आज़ाद नहीं हुआ था, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब जो थे वह यहाँ पे भी उदारवादी मध्य वर्ग जो लोग थे वह स्त्री पुरुष सभी लोग ये चाहते थे कि संविधानवाद जो है यहाँ पे आए और राष्ट्रीय एकीकरण की इनकी भी मांग थी। ठीक है, तो उसी दरमियान जर्मनी में कुछ घटनाएं होती है। जर्मनी में क्या होता है कि जर्मनी के जो इलाके हैं, ठीक है, जर्मनी के इलाके जो हैं वहाँ के अधिक संख्या में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक संगठन हैं, तो वह क्या करते हैं कि, और उसके साथ साथ आम लोग भी वह करते हैं कि फ्रैंकफर्ट जो एक शहर होता है जर्मनी का, वहाँ पे कहते हैं आप लोग आइए और सभी लोग मिलके जर्मन नेशनल असेंबली को वोट कीजिए ताकि हम यहाँ की जो राजतंत्र है उसको ख़त्म करें। यानी सभी लोग एकत्रित होकर, इनका कहना था कि फ्रैंकफर्ट शहर में आके सर्व जर्मन नेशनल असेंबली को सहमत दे और अपना मतदान दे। ठीक है, इसी के साथ साथ जब यहाँ पे मतदान हुआ तो उसमें 831 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 8 मई, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 8 मई 1848 को जब निर्वाचन होता है उसमें 831 प्रतिनिधि को चुना जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, थोड़ा ये घटना देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक ऐसा राजा को बैठाया जाता है जो कि नकार देता है, उसको भी देखते हैं। इस सांसद, अब जो ये सांसद है इसका आयोजन हुआ था सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, और ये इसमें जितने भी 1831 सांसद थे, ठीक है, उसमें जो जर्मन राष्ट्र है उसके लिए क्या किया, इन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया। ठीक है, यानी ये सांसद जो है वो जर्मनी राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप बनाया और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इस राष्ट्र के अध्यक्ष एक ऐसे राजा को बनाया गया जो कि संसद के अधीन रहकर उनको काम करना था। तो बनाया गया फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को, लेकिन ये बेचारा नकार दिया या अस्वीकार कर दिया और ये चला गया भाई साहब उन राजा के पास जो चाहता था कि यह निर्वाचित सभा ना हो, यानी कि जो राजा निर्वाचित सभा के खिलाफ था उसके साथ चला जाता है कि हमें राजा नहीं बनना भाई, संविधान के हमें अंडर काम नहीं करना है, डायरेक्ट राजा बना है तो बनाओ, नहीं तो नहीं, मुझे नहीं बनना है। ठीक है, तो ये चले गए उस राजा के पास जो निर्वाचित सभा के विरोध में थे। अब देखो, संसद में मध्य वर्ग के जो लोग थे वह उनका जो प्रभाव था अधिक था। ठीक है, आपने शुरुआत में देखा था कि मध्य वर्ग के लोग के जो राष्ट्र का निर्माण है उनके बीच ही उत्पन्न हुआ था, लेकिन ये भी उतना कारगर साबित नहीं हुए। ठीक है, तो इसके बावजूद क्या हुआ कि जब संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ा
तो मजदूर और कामगारों की जो मांग थी उनका नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन इनका भी अहम भूमिका रहा किसमें, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली में वोट करने का, उनको सत्ता में लाने का। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखो महिला भी बहुत सारी योगदान दी। क्या योगदान दी कि जो उदारवादी आंदोलन हुआ उसमें सक्रिय भूमिका निभा, लेकिन इनको किसी तरह का राजनीतिक अधिकार नहीं दिया, नहीं राजनीतिक में मिलने दिया, ना संसद बनने दिया, ना प्रतिनिधित्व करने दिया, ना कि वोट तक नहीं देने दिया। ठीक है, लेकिन क्रांति में यह योगदान दी थी, उदारवादी आंदोलन में यह भाग रही थी महिला, जिसके कारण क्या हुआ कि मजदूर, कारीगर और महिलाओं का जो समर्थन था वह खो बैठा। कौन, मध्यवर्गीय लोग। और अंत में क्या होता है कि सैनिक को बुलाया जाता है और इसके साथ साथ जो असेंबली होता है उसको भंग होने के लिए मजबूर किया जाता है और वह भंग हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपका एपिसोड नंबर 4 ख़त्म होता है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो वीडियो के साथ करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको ये बताना है कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन संहिता कब आया